ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। 3.1 स्टेटमेंट है हमारे पास, अ हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग वर्टिकली एट द रेट ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट इज एट हाइट ऑफ 156.8 above the ground. A stone is dropped. How long does the stone take to reach the ground? ठीक है, सिंपली हमें जो है वो क्वेश्चन के अंदर क्या चीज़ जो है वो एक्सप्लेन की गई है कि एक जो है वो अगर आप ये अर्थ लेवल कंसिडर कर लें, यानी ज़मीन का जो है वो सरफेस को कंसिडर कर लें, यहाँ से जो है वो हमने एक हाइट तक, जिसको सिंपली हमने 156.8 मीटर्स का नाम दिए, यहाँ तक एक एरोप्लेन है जो असेंड करके गए, यानी नीचे से ऊपर तक पहुँच गए। तो यहाँ पे आपका जो है वो हेलीकॉप्टर पहुँच गया। अब जैसे ही हेलीकॉप्टर ने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया है, तो अब क्या किया है हमने जो है वो इस हेलीकॉप्टर के थ्रू एक स्टोन लिए और उस स्टोन को हमने नीचे फेंक दिया है, सेम इतनी ही हाइट से। तो हमें जो है वो क्या चीज़ एक्सप्लेन करनी है, हमें बताने के कितना टाइम लगेगा हमारे इस स्टोन को इतनी हाइट से वापस आने के लिए। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस हमें सबसे पहले अप्लाई करनी पड़ेंगी कि हमारा जो हेलीकॉप्टर था उसका मोशन अगर देखें तो वो अपवर्ड था और ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है जी की, वो डाउनवर्ड एक्सर्ट होती है। तो लिहाजा हम जो है वो हेलीकॉप्टर को असेंड करवा रहे हैं, तो जी की वैल्यू यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे वो हमारे पास माइनस में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगी। नेक्स्ट थिंग इज डैट कि जब हमारा स्टोन वापस आ रहा था तो डिस्टेंस तो उसने इतना ही कवर किया, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इस स्टोन की जो डिस्टेंस होगा उसको हम माइनस 156.8 मीटर जो है वो कंसिडर करेंगे। वेलोसिटी जो थी जिसके साथ हमारा हेलीकॉप्टर अपवर्ड मूव करके गया था, वो हमें इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 19.6 मीटर पर सेकेंड की फॉर्म में जो है वो गिवन है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि टाइम हमें बताने कितना टाइम इस जो स्टोन है इसको वापस आने में लग जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर गिवन डेटा के साथ। इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है हेलीकॉप्टर की, डेट इज़ 9.6 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड थिंग इज डैट जी की वैल्यू हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। थर्ड इन्फॉर्मेशन, डिस्टेंस हमें नेगेटिव वैल्यू के साथ जो है वो गिवन है, यहाँ पे हमारे केस के लिए 156.8 मीटर्स आ जाते हैं, ठीक है। और लास्ट जो है वो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें टाइम, टी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला इसके लिए जो हम यूज़ करेंगे वो हम यूज़ कर लेते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, डेट इज़ एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर का, ठीक है। वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। एस की वैल्यू माइनस 156.8, इनिशियल वेलोसिटी हमें जो है वो 19.6 गिवन है, ठीक है। टाइम जो है वो हमें निकालना है, प्लस यहाँ पे जी की वैल्यू जैसे हम पुट करेंगे तो यहाँ माइनस खुद ब खुद आ जाएगा, -1/2 9.8, और ये टी स्क्वायर जो है वो हमारे पास एज इट इज़ आ गया। इक्वेशन को थोड़ा सा जो है वो मज़ीद अगर सॉल्व करें तो यहाँ पे जो है वो इसको अगर डिवाइड किया जाए तो 4.9 टी स्क्वायर आता है और ये एज इट इज़ बच जाता है। यहाँ से अगर हम 4.9 को कॉमन निकाल लें तो क्या आएगा, यहाँ पे t बच जाएगा और यहाँ पे सिंपली जो है वो यहाँ पे जो है वो हमारे पास 4.9 को कॉमन लिए तो यहाँ पे 4.9 डिवाइड होगा और आंसर आएगा 4 जो है वो एज इट इज़, t एज इट इज़, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो टी स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो ये हमने जो है वो एक यहाँ पे स्टेप कर लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि इस 4.9 को उस तरफ लेकर जाकर डिवाइड कर देते हैं, तो फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा, और ये इक्वेशन हमारी यहाँ पे एज इट इज़। अब जैसे ही हम 156.8 को डिवाइड करेंगे 4.9 के साथ, तो जो रिज़ल्ट आता है वो आता है -32, 4t माइनस टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को थोड़ा सा मज़ीद जो है वो अगर हम सॉल्व करें तो हमारी इक्वेशन बन जाती है टी स्क्वायर -4t माइनस 32 इज इक्वलिंग टू 0। अब इस इक्वेशन को हमें फैक्टर्स में रिजॉल्व करना है। फैक्टर्स में रिजॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमें अंदर का जो फिगर है उसे ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करें तो 32 आए और प्लस माइनस करें तो -4 ही रिजल्ट आए। तो हम इसे ब्रेक करते हैं, -80
प्लस 40 माइनस 32 इज इक्वलेंट टू 0। फैक्टराइजेशन करते हैं, t कॉमन लिया t माइनस 8 और यहाँ से 4 कॉमन लिया तो t माइनस 8, ये चीज़ आई। इसको मज़ीद t और 4 का एक फैक्टर और t माइनस 8 का एक फैक्टर। t के आंसर्स को अगर हम निकालेंगे तो एक आंसर आएगा t प्लस 4 इज इक्वलेंट टू 0 से और एक आएगा t माइनस 8 इज इक्वलेंट टू 0 से। t को सॉल्व करें अपर को तो t आता है -4 सेकेंड और इसको सॉल्व करें तो आता है 8 सेकेंड। टाइम कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकता, लिहाजा इस वैल्यू को हम छोड़ेंगे और जो t इज इक्वलेंट टू 8 सेकेंड है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3.1। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं 3.2। द स्टेटमेंट इज यूजिंग द फॉलोइंग डेटा ड्रॉ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ शॉर्ट जर्नी ऑन अ स्ट्रेट रॉड ऑफ अ मोटर बाइक। द डेटा इज गिवन इन द टेबुलर फॉर्म। यूज द ग्राफ टू कैलकुलेट ए द इनिशियल एक्सेलरेशन, बी ऑप्शन इज द फाइनल एक्सेलरेशन एंड द सी ऑप्शन इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मोटरसाइक्लिस्ट। सिंपली अगर हम जो है वो देखें न्यूमेरिकल में हमें क्या कहा गया है, तो एक जो है वो मोटरसाइक्लिस्ट है जो कि एक स्ट्रेट रोड के ऊपर जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, और उसके ट्रैवल करने का जो डेटा है वो यहाँ हमने टेबुलर फॉर्म में जो है वो ड्रॉ कर लिए। वेलोसिटी में जो चेंजेस हैं वो हमें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं, ठीक है, और साथ ही साथ जो टाइम में चेंजेस प्रोड्यूस हो रही हैं वो भी यहाँ पे नोटेबल है। इस चीज़ को जो है वो इस डेटा को यूज़ करते हुए हमें कहा गया है कि एक तो हमने ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, और दूसरी चीज़ हमें कुछ चीज़ें फाइंड करनी है। नंबर 1 इनिशियल एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। सबसे पहले तो हम इस ग्राफ को जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जिसकी वाई एक्सिस पे हमने वेलोसिटी को प्लॉट किया है जिसके यूनिट मीटर पर सेकेंड है, और एक्स एक्सिस पे हमने टाइम को प्लॉट किया है जिसके यूनिट्स हमारे पास जो है वो सेकंड्स में आ रहे हैं, ठीक है। अब स्टार्ट में अगर देखें तो वेलोसिटी 0 है, ये पॉइंट है, ठीक है, और उसके बाद हमारी जो वेलोसिटी है वो 10 पे गई और फिर 20 पे जा रही है। अब यहाँ से अगर टाइम के साथ साथ गौर करें तो 60 जब 60 सेकेंड्स जो है वो गुजर गए तो हमारी वेलोसिटी जो है वो 20 है, जिसको हम यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा शो कर देते हैं यूँ कि 60 सेकेंड्स पे जो वेलोसिटी है वो हमारी 20 अकॉर्डिंग टू दिस डेटा। फिर हम देख सकते हैं कि 60 से लेके 150 तक हमारी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट 20 पे ही रह रही है। 60 टू 150 ये कांस्टेंट रह रही है यहाँ से यहाँ। ये हमारा बी पॉइंट था और ये हमारे पास जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग आ गया। उसके बाद हम देख सकते हैं कि जैसे ही हमारी जो टाइम है वो 180 पे पहुंचा है तो 180 पे जो वेलोसिटी है वो 0 को ड्रॉप कर गई और उसके ड्रॉप को हमने इस तरह से जो है वो यहाँ पे शो करवा दिए। तो ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया इस डेटा के अकॉर्डिंगली। अब जो है वो हम स्टार्ट कर लेते हैं इसको सॉल्व करना। सबसे पहली चीज़ जो हमें फाइंड करनी है वो है नंबर 1 इनिशियल एक्सेलरेशन। इनिशियल एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो हम ले लेते हैं a इज़ इक्वलिंग टू डेल्टा v ओवर डेल्टा t बिकॉज एक्सेलरेशन इज़ अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब इसके अकॉर्डिंगली इनिशियल वेलोसिटी अगर हम देखें तो हमारे पास ये पार्ट जो है वो हमारी इनिशियल वेलोसिटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि स्टार्ट में वेलोसिटी 0 थी, उसके बाद वो 20 तक जो है वो पहुंची कितने टाइम में 60 में, ठीक है, 60 सेकेंड्स में। तो यहाँ पे जो टाइम आ रहा है वो 60 सेकेंड्स है हमारे पास और जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो क्या आ रहा है, फाइनल वेलोसिटी हमारी 20 है और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, यानी 20 माइनस 0, 20 डिवाइडेड बाय 60, ये मीटर पर सेकेंड और ये सेकेंड। इसको जो है वो अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाता है 1/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1/3 को अगर मज़ीद जो है वो कैलकुलेटर से डिवाइड करें तो आंसर आता है 0.333 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारी इनिशियल एक्सेलरेशन की जो है वो वैल्यू आई जो कि हमने इस ग्राफ से ही जो है वो फाइंड आउट की है। नेक्स्ट जो हमें पूछा गया वो है फाइनल एक्सेलरेशन। फाइनल एक्सेलरेशन भी हम इसी तरह फाइंड कर लेते हैं। अब फाइनल एक्सेलरेशन बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है एट द एंड ऑफ द ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम वही यूज़ करेंगे, सिर्फ हम थोड़ा सा
फॉर्मेट को चेंज करते हैं, टाइम देखते हैं कि क्या है हमारे पास। यहाँ पे इस पॉइंट पे हमें फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए होती है, यानी जो फाइनल वेलोसिटी वो यहाँ पे मिलती है हमें, और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमें पता है कि हमारे पास इस पॉइंट के लिए ये होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी एट द एंड, और ये हमारी फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी। और इस ट्रायंगल के लिए हमें जो है वो एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए जो टाइम आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है कितना, 60 सेकेंड्स का, 150 टू 180 है। इसका मतलब है यहाँ पे 30 सेकेंड्स का जो है वो टाइम हमें मिल रहा है, ठीक है। टाइम की वैल्यू हम जो है वो यूज़ करते हैं 30 सेकेंड्स के फॉर्म में। साथ ही साथ वेलोसिटी में चेंज निकालने, फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट पे आके 0 हो गई है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी 0 है, 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमारी 20 आ रही है, तो -20 डिवाइडेड बाय 30, इसको अगर हम सॉल्व करें -2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो बाय यूजिंग द कैलकुलेटर जो रिजल्ट आता है वो आता है -0.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये हमारी फाइनल एक्सेलरेशन है। तो इसको भी हमने यहाँ से फाइंड कर लिया। लास्ट जो हमें कहा गया है वो है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, हमें जो है वो फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं उसके लिए। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड कि टोटल हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किए। टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है वो हमेशा मिलता है बाय द एरिया ऑफ द ग्राफ। तो इसका आंसर अगर हमें चाहिए तो हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें एरिया ऑफ ग्राफ देखना पड़ेगा। तो हमारा जो ग्राफ है वो सिंपली 3 शेप्स में डिवाइडेड है। नंबर 1 एक ट्राइंगल है, ठीक है। अगर हमें यहाँ से हम लिख लेते हैं कि डिस्टेंस हमारा इक्वल होगा एरिया के, एरिया ऑफ ग्राफ, और ये ग्राफ मज़ीद किस चीज़ में डिवाइड हुआ है, ये हुआ है डिवाइड एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का नाम क्या है हमारे पास, सिंपली ABF, ठीक है। फर्स्ट ट्राइंगल हमने ABF ले ली, प्लस ये किस में डिवाइडेड है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया क्या है हमारे पास, BCFE, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, लास्ट जो ट्राइंगल है वो हमारे पास है CED। तो अगर हम इन तीनों के एरियाज को निकाल के उनको एडअप कर लें तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो हमारा डिस्टेंस कवर होगा, ठीक है। तो उसको हम निकालते हैं, इसको हम रब कर देते हैं यहाँ से। सबसे पहले अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालें, ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सी, हमारे पास ABF। फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे जो बेस है हमारे पास इस ट्राइंगल के लिए वो टाइम है, और कितना टाइम है, 60 सेकेंड्स। इसका मतलब है यहाँ पे 60, और जो हाइट है यहाँ पे इसके लिए वो है 20। तो जो एरिया आएगा वो हमारे पास इसका कितना आ जाता है, उसकी वैल्यू आती है 600 मीटर्स, ठीक है। ये हमारे पास ABF ट्रायंगल का एरिया हमने निकाल लिया। अब नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं एरिया रेक्टेंगल का, डेट इज़ BCFE, ठीक है। तो BCFE जो है वो उसको निकालने के लिए रेक्टेंगल है BCFE, इसका एरिया होता है इक्वल लेंथ इंटू विड्थ के, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ ले लें या फिर विड्थ, तो इसके इक्वल होता है, ठीक है। लेंथ हमारे पास यहाँ पे जो है वो कितनी आ रही है, इधर से लेके यहाँ तक 60 से 150 तक। तो अगर यहाँ टाइम देखें 60 टू 150 तो वो आता है 90 सेकेंड्स। और अगर हम इसकी ब्रेड्थ देखें या विड्थ देखें तो वो कितनी हमें मिल रही है, वो मिल रही है 20 की फॉर्म में, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड की फॉर्म में। इसको हम जो है वो सॉल्व करें तो जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो वैल्यू आती है मल्टीप्लाई करने के बाद 1800 मीटर्स, ठीक है। ये हमारे पास इसका एरिया आ गया। और लास्ट हमें जो है वो फाइंड आउट करना है अगेन एरिया लास्ट ट्रायंगल का, डेट इज CED ट्रायंगल, ठीक है। तो ट्रायंगल CED का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला अगेन बेस इनटू हाइट।
अब इसके लिए जो हमारे पास बेस है उसमें टाइम गिवन है, डेट इज 30 सेकेंड्स का टाइम है, ठीक है 30, और हाइट जो है वो कितनी है हमारे पास, अगेन 20 के जो है वो इक्विवेलेंट हाइट आ रही है। इनको मल्टीप्लाई करने पे जो हमारे पास रिजल्ट आएगा 1/2, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो 600 आता है, और लास्ट 300 मीटर्स, ये रिजल्ट आ गया। अब तीनों रिजल्ट्स को हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABF आया था 600 मीटर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल BCFE जो है वो आया था 1800 मीटर्स, और लास्ट पे एरिया ऑफ द ट्रायंगल CED जो आया है वो है 300 मीटर्स। इनको ऐड करने पे जो रिजल्ट आता है वो है 2700 मीटर। अब हमें पता है कि जो हमारे पास अगर इस वैल्यू को हमें जो है वो किलोमीटर में जो है वो कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए जो हमारे पास सिंपली 1000 मीटर्स होते हैं वो 1 किलोमीटर के इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो ये आएगा 2.7 किलोमीटर। ये हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल है किलोमीटर्स में। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3.2। स्टार्ट करते हैं 3.3। द स्टेटमेंट इज अ प्रोटॉन मूविंग विद स्पीड ऑफ 1.0 into 10⁻7 मीटर पर सेकेंड passes through a 0.02 centimeter thick sheet of a paper and emerges with a speed of 2.0 into 10⁻6 meter per second. Assuming the uniform deceleration, find retardation and time taken to pass through a पेपर, ठीक है। हमें इस न्यूमेरिकल में क्या कहा गया है, हमें सिंपली ये बात बताई गई है कि एक जो है वो हमारे पास पेपर है, शीट है, जिसकी जो थिकनेस है वो हमें कितनी गिवन है, अप्रॉक्सीमेटली वो 0.02 सेंटीमीटर गिवन है। एक प्रोटॉन है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमें यहाँ पे नॉन है, वो किसी इनिशियल वेलोसिटी से इस पेपर के अंदर एंटर होता है और उसकी फाइनल वेलोसिटी भी हमें गिवन है। दूसरी चीज़ हमें ये बताई गई है कि कुछ ऐसा प्रोसेस हमने एज्यूम करना है कि जो ये जो प्रोटॉन है इसकी वेलोसिटी में जो है वो डिक्रीज प्रोड्यूस हुए, यानी रिटार्डेशन प्रोड्यूस हुई है, एक्सेलरेशन में जो है वो डिक्रीज प्रोड्यूस हुए, और हमें इस चीज़ को एज्यूम करते हुए फाइंड आउट करनी है रिटार्डेशन की वैल्यू यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन की वैल्यू, और टाइम फाइंड करना है कि कितना टाइम लगेगा इस प्रोटॉन को इस शीट को पास करके दूसरी तरफ जाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं गिवन मटेरियल से। सिंपली हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है प्रोटॉन की, डेट इज 1.0 into 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। सेकेंडली हमें फाइनल वेलोसिटी गिवन है और उसकी वैल्यू है 2.0 into 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। थर्डली हमें जो है वो डिस्टेंस गिवन है, अपनी शीट का जो थिकनेस है वो गिवन है 0.02 सेंटीमीटर। इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में आ जाएगा, और इसको हम सिंपली यूँ लिख लेते हैं यहाँ पर 0.02 into 10⁻⁻2 मीटर, इसी को हम ऊपर ले गए तो ये हमारे पास थिकनेस आ गई हमारी। फाइंड करना है हमें रिटार्डेशन यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन, और दूसरी चीज़ टाइम कि कितना टाइम लगा हमारे प्रोटॉन को शीट को क्रॉस करने में। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जो है वो हम फाइंड कर लेते हैं रिटार्डेशन को। रिटार्डेशन फाइंड आउट करने के लिए जो हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे वो हम कर लेते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, vf² - vi² इज इक्वलेंट टू 2a s के इक्वल जो है वो हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, हमें तमाम वैल्यूज़ गिवन हैं vf की 2.0 into 10⁻6² माइनस 1.0 into 10⁻7² और यहाँ पे 2a हमें पता करना है और s की वैल्यू हमें 0.02 into 10⁻⁻2 गिवन है, ठीक है। इसी चीज़ को हम जो है वो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से 4 का अगर हम जो है वो 2 का स्क्वायर निकालें तो वो 4 आएगा, 12 माइनस इसका अगर स्क्वायर लें तो आ जाएगा 10⁻14। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो ये 0.04 into 10⁻⁻2 a एक्सेलरेशन आ जाएगी, ठीक है। इसको मज़ीद यहाँ से थोड़ा सा और सॉल्व करें तो यहाँ हम ये कर लेते हैं कि 10 पावर 12 कॉमन निकाल लेते हैं, 4 माइनस
10 रेज़ टू पावर 2 बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 12 बाहर आ गया यानी 100 बच गया। और यहाँ पे 0.04 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 ये एज इट इज़ है। अब यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें तो ये आता है -96 और ये चीज़ हमारी फ़िलहाल एज इट इज़ होगी। अब आगे जो है वो इसको अगर देखा जाए तो ये क्या बन रहा है, -96 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 और इस वैल्यू को अगर डिवाइड कर दें यहाँ लाके तो ये आता है। और एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर हम इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करते हैं तो जो रिज़ल्ट आता है वो आता है -2.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास डी एक्सेलरेशन यानी रिटार्डेशन की वैल्यू जो है वो आ जाती है। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है टाइम, कि कितना टाइम लगेगा हमारे प्रोटॉन को शीट को क्रॉस करने के लिए, तो वो फाइंड करते हैं। उसके लिए हम इसे रेज कर देते हैं और टाइम फाइंड करते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारा टाइम के लिए। टाइम के लिए हम जो है वो सिंपली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, VFI इज इक्वलिंग टू VI प्लस AT। ठीक है, यहाँ पे हमें तमाम पैरामीटर्स जो है वो पता है। VF की वैल्यू जो है वो कितनी है हमारे पास 2.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6, इनिशियल वेलोसिटी 1.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7, यहाँ माइनस आएगा और एक्सेलरेशन हमने अभी निकाली थी 2.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 17 और T जो है वो यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है वो हमें एक यहाँ पे नॉन है। अब इसी इक्वेशन को जो है वो थोड़ा सा मज़ीद हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और किस तरह से इसको जो है वो निकाल लेते हैं कि हम इस वैल्यू को इधर मूव करवा देते हैं नेगेटिव वैल्यू को, तो ये आ जाएगी -2.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 17 T और इस वैल्यू को यहाँ ले आते हैं यानी 1.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7 -2.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6। इस फॉर्म में हमने जो है वो ये आंसर निकाल लिया। यहाँ से हम 10 पावर 6 कॉमन लें तो आएगा, यहाँ पे सिर्फ 10 बच जाएगा, 10 माइनस 2 और इधर इंटू 10 रेज़ टू पावर 17 T। 10 माइनस 2 8 यानी 8 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 और ये -2.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 17 T निकालना चाहेंगे तो इसको सिंपली यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे सिंपली इसको, ये माइनस में था वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, ये हम यहाँ प्लस में लिखेंगे इंटू 10 रेज़ टू पावर 17। तो जो डिवाइड करने पे हमें टाइम मिलता है वो आ रहा है 3.33 इंटू 10 रेज़ टू पावर -11 सेकेंड्स। तो ये वो टाइम है जो कि हमें फाइंड करना था और ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3.3 था। Okay students, next numerical है 3.4 and the statement is two masses m1 and m2 are initially at rest with a spring compressed between them. What is the ratio of their velocities after after the spring has been released? Simply इस numerical में जो है वो हमें क्या कहा गया है कि हमारे पास दो masses हैं m1 and m2 और ये दोनों मैसेज एक स्प्रिंग के थ्रू जो है वो अटैच हुए हैं। देन हमें जो है वो सेकंड इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड की गई है कि ये जो दोनों मैसेज एक स्प्रिंग के थ्रू जो है वो अटैच हुए हैं, ये कंप्रेस्ड फॉर्म में। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, हमें जो है वो कुछ ऐसा प्रोसेस करना है कि हमें इन दोनों मैसेज को स्प्रिंग के थ्रू रिलीज़ करवाना है। और रिलीज़ करवाने पर क्या होगा कि जो हमारा मास 1 है ये इधर मूव कर जाएगा और मास 2 जो है वो फ्री होके दूसरी तरफ मूव कर जाएगा और जो हमारा स्प्रिंग है वो कंप्रेस के बजाय अब रिलीज स्टेट में आ गए। ठीक है, अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो इस स्टेट में हमें जो है वो रेशो फाइंड करनी है इन दोनों मैसेस की वेलोसिटीज की। ये मास की वेलोसिटी v1 होगी और इसकी वेलोसिटी v2 होगी। इन दोनों की रेशो हमें जो है वो डिटरमिन करनी है। कंडीशन एक ये भी गिवन है कि स्टार्टिंग में जब दोनों मैसेज हमारे कंप्रेस्ड फॉर्म में थे तो वो रेस्ट स्टेट में थे। अगर वो रेस्ट स्टेट में थे इसका मतलब है इस मास की इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है और इस मास की इनिशियल वेलोसिटी भी 0 के इक्वल है। अब जो है वो इसके गिवन डेटा को लिख लेते हैं यहाँ पे। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो मास 1 के लिए भी 0 है और इनिशियल वेलोसिटी मास 2 के लिए भी 0 है। सेकेंड मास जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी हमारे पास 0 है। देन हमें जो है वो फाइंड आउट करनी है इन दोनों मैसेस की फाइनल वेलोसिटीज़ की रेशो जब हमने इस स्प्रिंग को रिलीज़ करवा दिया। यानी हमें v1, आप ये कह लें कि फाइनल वेलोसिटी जो है मास 1 की उसको हम v1 कह देते हैं
ठीक है, और साथ ही साथ जो फाइनल वेलोसिटी मास 2 की है उसे हमने v2 कह दिए। हमें इन दोनों की रेशो जो है वो क्या करनी है, यहाँ से डिटरमिन करनी है। इसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। सिंपली स्टार्ट करते हैं, इसको रब कर देते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंगली m1 vi प्लस m2 vi इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, ये हमारे पास मोमेंटम था टोटल बिफोर कोलिजन यानी इनिशियल वेलोसिटीज़ के साथ, और ये हमारे पास मोमेंटम होता है आफ्टर कोलिजन यानी फाइनल वेलोसिटीज़ के साथ। तो इसको हमने इस तरह से लिख लिया। अब हमने कहा था कि बिफोर कोलिजन दोनों मैसेज हमारे जो थे वो रेस्ट स्टेट में थे, इसका मतलब है उनकी इनिशियल वेलोसिटीज़ 0 थी। तो अगर हम इस पार्ट को देखें, बिफोर कोलिजन पार्ट को, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इसका मतलब है कि ये वाली जो पूरी टर्म है वो हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली अगर हम यहाँ पे 0 पुट कर दें तो रिजल्ट क्या आता है, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू 0। अब दूसरी कंडीशन हमने देखी थी कि जैसे ही हमने स्प्रिंग को रिलीज़ किया था, तो स्प्रिंग को रिलीज़ करने के बाद एक मैस v1 वेलोसिटी के साथ इधर मूव कर गया था और दूसरा मैस m2 v2 वेलोसिटी के साथ इस तरफ मूव कर गया था। मतलब दोनों के वेलोसिटीज़ की डायरेक्शन ऑपोजिट थी। तो यहाँ पे हम माइनस साइन लगा देते हैं दोनों की वेलोसिटीज़ की डायरेक्शन को ऑपोजिट शो करने के लिए। एक वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाएं तो क्या हो जाएगा, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। यहाँ से v1 ओवर v2 हम इजीली निकाल सकते हैं। निकालें तो हमारे पास क्या आएगा, m2 डिवाइडेड बाय m1। तो ये हमारी जो है वो रिक्वायर्ड रेशो थी, और ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3.4 था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 3.5। द स्टेटमेंट इज एन अमीबा ऑफ द मास 1.0 into 10 raised to power minus 12 kg propels itself through water by blowing a jet of water through a tiny orifice. The amoeba ejects water with a speed of 1.0 into 10 raised to power minus 4 meter per second and at the rate of 1.0 into 10 raised to power minus 13 kilogram per second. Assume that the water is being continuously replenished so that the mass of the amoeba remains the same. A option is if there were no force on the amoeba other than the reaction force caused by the emerging jet, what would be the acceleration of the amoeba? If amoeba moves with a constant velocity through a water, what is the force of surrounding water exclusively of jet on the amoeba? सिंपली हमें जो है वो क्या कहा गया है कि एक हमारे पास वाटर है जिसके अंदर एक जो है वो अमीबा है, यानी एक जो है वो वायरस टाइप कोई जो है वो छोटा सा है, तो उसको हमने जो है वो अमीबा का नाम दिया। वो इस पानी से जो है वो क्या कर रहा है, गुजर रहा है। इसके अंदर एक छोटा सा ऑरिफिस है यानी सुराख है। ये क्या कर रहा है कि ये जिस पूल में से, जिस पानी में से गुजर रहा है, ये अपने अंदर जो है वो इस पानी को भरता है। ठीक है, उसके बाद जो है इस अमीबा का मास भी हमें यहाँ पे गिवन है, और साथ ही साथ ये जो अमीबा है ये इस ऑरिफिस के थ्रू पानी को अपने अंदर भरता है और फिर उस पानी को जो है वो एक जेट की फॉर्म में यानी एक फवारे की फॉर्म में जो है वो बाहर निकालता है। ठीक है, हमें जो है वो ये कहा गया है कि ये जो पानी है ये कॉन्टीन्यूसली इतना ही रह रहा है, यानी इसमें ना तो कोई कमी आ रही है। पीछे से हम इस पूल को जो है वो पानी से भरते जा रहे हैं, तो क्या होगा कि अगर पानी जो है वो अमाउंट में इक्वल रह रहा है तो इस केस के लिए जो है वो हमें इस अमीबा की जो है वो एक्सेलरेशन फाइंड करनी है कि किस एक्सेलरेशन के साथ जो है ये अमीबा आगे की तरफ मूव करेगा। और सेकेंडली हमें ये बताना है कि ये जो वाटर है जिसमें ये अमीबा मूव कर रहा है, ये वाटर इस अमीबा पे कितनी फोर्स लगा रहा है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। तो स्टार्ट करते हैं गिवन डेटा के साथ कि हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। सबसे पहली चीज़ हमें यहाँ पे मास ऑफ अमीबा गिवन है। ठीक है, और मास जो है वो हमें गिवन है 1 × 10⁻⁻12 kg की फॉर्म में। सेकेंडली हमें जो है वो स्पीड ऑफ इजेक्टेड वाटर, यानी वो पानी जो कि अमीबा अपने ऑरिफिस से जेट की फॉर्म में बाहर निकाल रहा है, उसकी स्पीड गिवन है और वो है स्पीड ऑफ जेट वाटर, और उसकी वैल्यू है 1.0 × 10⁻⁻4 मीटर पर
सेकेंड। थर्डली हमें जो है वो गिवन है मास पर सेकेंड ऑफ वाटर, यानी जो हमारे पास जिस रेट से जो है वो अमीबा अपने जेट जो पानी है अपने ऑरिफिस से किस रेट से बाहर निकाल रहे टाइम के साथ और अपने मास के साथ, उसकी वैल्यू हमें गिवन है। तो उसको भी हम लिख लेते हैं मास पर सेकेंड ऑफ वाटर, सेकेंड ऑफ वाटर। उसकी वैल्यू जो है वो हमें यहाँ पे कितने गिवन है, तकरीबन 1.0 इंटू 10⁻⁻13 मीटर किलोग्राम पर सेकेंड के फॉर्म में गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट हमें फाइंड क्या करनी है, अमीबा की एक्सेलरेशन। फाइंड नंबर 1 एक्सेलरेशन फाइंड करनी है और नंबर 2 फाइंड करना है फोर्स ऑफ वाटर ऑन अमीबा, यानी इस अमीबा के ऊपर जो वाटर फोर्स लगा रही है उसकी वैल्यू भी हमें यहाँ पे डिटरमिन करनी है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम जो है वो फोर्स की वैल्यू ही डिटरमिन कर लेते हैं। फोर्स की वैल्यू जो कि पानी इस अमीबा के ऊपर अप्लाई कर रहा है उसकी फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए हम यूज़ कर लेते हैं मोमेंटम एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास इक्वेशन होती है F इक्वलेंट टू mv/t, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो हमें यहाँ पे अगर देखा जाए तो m/t गिवन है, यानी मास पर सेकेंड ऑफ वाटर जो कि अमीबा अपने जेट की फॉर्म में बाहर निकाल रहा है उसकी वैल्यू हमें गिवन है और वेलोसिटी भी हमें गिवन है। तो हम इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें इजीली फोर्स की वैल्यू मिल सकती है। तो हम लिख लेते हैं वैल्यू को, ये है हमारे पास 1.0 इंटू 10⁻⁻13 और वेलोसिटी है 1.0 इंटू 10⁻⁻4। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है 1.0 इंटू 10⁻⁻17 न्यूटन। ये आ गई हमारे पास फोर्स की वैल्यू। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करनी है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हम सिंपली न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंगली फाइंड कर सकते हैं। F इज इक्वलेंट टू ma रिलेशन है, यहाँ से a इज इक्वलेंट टू F/m आ जाएगा। फोर्स हमने निकाल लिए और मास ऑफ अमीबा हमें जो है वो गिवन है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। a इज इक्वलेंट टू F/m, फोर्स की वैल्यू 1.0 इंटू 10⁻⁻17 और मास की वैल्यू है 1.0 इंटू 10⁻⁻12। दोनों को डिवाइड करने पे जो आंसर आता है वो आता है हमारे पास 1.0 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का आंसर। तो ये दोनों पार्ट हमारे न्यूमेरिकल नंबर 3.5 के हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3.6 है, a boy places a firecracker of negligible mass in an empty can of 40 gram mass. He plugs the end with a wooden block of the mass 200 gram. After igniting the firecracker, he throws the can straight up. It explodes at the top of the path. If the block shoots out with a speed of 3 meter per second, how fast will the can be going? ठीक है, सिचुएशन सबसे पहले क्लियर करते हैं कि क्या है कि एक बॉय है जिसने क्या किया है, एक कैन लिए, उसके अंदर एक फायर क्रैकर रख दी है। फायर क्रैकर मतलब एक पटाखा जो है वो इसके अंदर प्लेस कर दिए और साथ ही साथ उसने क्या किया है, इस कैन के साथ प्लग किया यानी जोड़ दिया है एक वुडन ब्लॉक को। अब उसने क्या किया है कि इस फायर क्रैकर को आग लगाई है, इग्निशन प्रोवाइड की है और इसे ऊपर की तरफ फेंक दिए। जैसे इसने इसे ऊपर की तरफ फेंके तो ऊपर जाके क्या हो गया, यहाँ पे एक एक्सप्लोजन हुआ, यानी एक धमाका सा हो गया। ठीक है, उसके रिजल्ट में क्या हुआ है, जो वुडन ब्लॉक है ये बाहर की तरफ चला गया। ठीक है, यानी इससे सेपरेट होके जो है वो बाहर की तरफ मूव कर गया। ये सिचुएशन हमें जो है वो यहाँ पे सिंपली गिवन है। इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली हम गिवन डेटा लिख लेते हैं। मास ऑफ अ कैन गिवन है, मास ऑफ कैन, और उसको हम m1 का नाम देते हैं, डेट इज 40 ग्राम्स। इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है हमारे पास 0.04 किलोग्राम। नेक्स्ट मास ऑफ वुडन ब्लॉक गिवन है, मास ऑफ ब्लॉक जिसको m2 कह देते हैं और वो कितना गिवन है हमें 200 ग्राम्स। इसको भी किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा 0.2 किलोग्राम्स। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो वेलोसिटी गिवन है जिसके साथ ब्लॉक मूव करके गया।
अब हमने ब्लॉक को मास 2 का है, तो ब्लॉक की वेलोसिटी को जो है, वेलोसिटी जो ब्लॉक की है उसे हम v1 का नाम जो v2 का जो है वो नाम दे देते हैं, डैश का नाम दे देते हैं, क्योंकि वो फाइनल वेलोसिटी होगी। तो इसकी वैल्यू जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड गिवन है। और हमें फाइंड आउट करनी है क्या चीज़, वेलोसिटी ऑफ द कैन v1 डैश हमें जो है वो डिटरमिन करनी है। इसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम इक्वल होता है सम ऑफ फाइनल मोमेंटम के, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वलेंट टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश कर देते हैं इसे। अब अगर हम देखें तो जो बॉय ने एक पूरा जो है वो फायर क्रैकर रखा था कैन में, तो जैसे ही उसने उसे जो है वो आग लगाई, उसके बाद ये जो है वो क्या हुआ कि हमारा ब्लॉक और हमारा कैन मूव करना शुरू हुआ। उससे पहले ये दोनों चीज़ें कहाँ थी, रेस्ट पे पड़ी थी। इसका मतलब है कि इनकी इनिशियल वेलोसिटीज जो है वो क्या है, 0 के इक्वल है। तो ये वाला जो पार्ट है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। और अगर इसको हम ऊपर पुट कर दें, लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1, तो रिजल्ट क्या आएगा, m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश इज इक्वलिंग टू 0। एक टर्म को हम दूसरी साइड मूव करवा देते हैं, तो रिजल्ट हमारे पास आएगा m1 v1 डैश इज इक्वलिंग टू माइनस m2 v2 डैश। यहाँ से हम v1 डैश की वैल्यू डिटरमिन करना चाहते हैं, ठीक है। v1 डैश किसके इक्वल आएगा, माइनस m2 v2 डैश डिवाइडेड बाय m1 के। m2 की वैल्यू हमें पता है 0.2 है, इसको यहाँ कर लेते हैं, 0.2 मल्टीप्लाई बाय v2 डैश की वैल्यू हमें यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड लिखी हुई है, और डिवाइड करना है इसको हमें m1 से, और m1 की वैल्यू है हमारे पास 0.04। तो यहाँ से हमारी v1 डैश की जो वैल्यू आती है नेगेटिव के साथ, वो कितनी आ जाएगी, रिजल्ट हमें मिलेगा -15 मीटर पर सेकेंड। तो ये है वो वेलोसिटी जिसके साथ कैन मूव करेगा। अब माइनस साइन यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि जैसे ही फायर क्रैकर को हमने आगे बढ़ाई, तो फायर क्रैकर बिल्कुल ऑपोजिट इन डायरेक्शन मूव करके चला गया एज कम्पेयर टू हमारे ब्लॉक के। तो इस वजह से यहाँ पे माइनस साइन हमें शो हो रहा है। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3.6। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3.7 स्टेटमेंट है, एन इलेक्ट्रॉन विद मास 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg traveling at the speed 2.0 into 10 raised to power 7 meter per second undergoes a head-on collision with a hydrogen atom having a mass 1.67 into 10 raised to power minus 27 kg, which is initially at rest. Assuming the collision to be perfectly elastic and the motion to be along the straight line, find the velocity of the hydrogen atom. हमें सिंपली क्या कहा गया है कि एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन था जिसकी वेलोसिटी भी हमें गिवन है और जिसका मास भी हमें गिवन है। इसने हेड ऑन कोलिजन की है एक प्रोटॉन के साथ। प्रोटॉन का मास हमें जो है वो गिवन है, और साथ ही साथ हमें बताया गया कि प्रोटॉन इनिशियली जो है वो रेस्ट स्टेट में था, इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है। हमें ये पूछा गया कि जब इनकी हेड ऑन कोलिजन हुई तो वो हेड ऑन कोलिजन इलास्टिक कोलिजन थी। उसके रिजल्ट में ये जो प्रोटॉन है इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो कितनी होगी, वो हमें जो है वो सिंपली यहाँ पे डिटरमिन करनी है, ठीक है, आफ्टर कोलिजन। तो स्टार्ट करते हैं गिवन डाटा के साथ। इंफॉर्मेशन हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, और यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम m1 से शो करते हैं, डेट इज़ 9.1 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 31 kg। देन हमें मास ऑफ प्रोटॉन भी गिवन है, इसको हम m2 कह देते हैं, डेट इज़ 1.67 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 27 kg। थर्डली हमें जो है वो गिवन है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिफोर कोलिजन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिफोर कोलिजन, और उसकी वैल्यू हमें v1 की वैल्यू जो है वो गिवन है कितनी, 1.67 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 2.0 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 7 मीटर पर सेकेंड, ये गिवन है। नेक्स्ट हमें वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम फाइंड करनी है आफ्टर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी को जो है वो हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं सिंपली जो है वो इस तरह से कि सबसे पहले हम यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम बिफोर कोलिजन देखते हैं, यानी v2 की वैल्यू।
वो 0 थी क्योंकि हमारा जो प्रोटॉन था वो रेस्ट पे था। और लास्ट पे हमें फाइंड क्या करना है, हमें v2 डैश फाइंड करना है, यानी फाइनल वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की फाइनल वेलोसिटी जो है वो हमें डिटरमिन करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि स्टेप के साथ। सबसे पहले हमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। इसके लिए हम v2 डैश की वैल्यू यूज़ करते हैं जो हमने पीछे इलास्टिक कोलिजन के केस में निकाली थी। v2 डैश इज द वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल आफ्टर द कोलिजन। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें गिवन है 2m1 v1 ओवर m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू v2। ये इन्फॉर्मेशन हमें जो है वो यहाँ से मिल गई। सॉल्व करते हैं और वैल्यूज पुट करते हैं। v2 यहाँ पे लिखा हुआ है, v2 हमारे पास 0 है, इसका मतलब है कि ये पूरी टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि v2 हमने 0 लिया हुआ है। बाकी हमारे पास सिंपली ये टर्म बच गई। इसको पुट करते हैं। मैथ्स 1 हमारे पास 9.1 इंटू 10⁻31 है, और m1 प्लस m2 की जो वैल्यू है उसको अगर हम जो है वो यहाँ पे लिख लें तो v1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 इंटू 0 10⁻7 और डिवाइड कर लेते हैं m1 और m2 को, तो क्या आएगा 9.1 इंटू 10⁻31 प्लस 1.67 इंटू 10⁻27 और v2 डैश हमें जो है वो फाइंड आउट करनी है यहाँ से। ठीक है, ऊपर वाली टर्म को जब हम कैलकुलेट करके सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 36.4 इंटू 10⁻24 और जो नीचे की टर्म है उसको जब हम सॉल्व करते हैं तो उसका रिजल्ट आता है 1.67091 इंटू 10⁻27। ये हमारे पास जो है वो एक वैल्यू आई। इसको मज़ीद अब जब हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो जो v2 डैश की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है वो है 21.78 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हमें जो है वो एज अ रिजल्ट मिलती है। अब यहाँ पे जो है वो सिंपली क्या करते हैं, अगर इधर हम जो है वो वैल्यू का पॉइंट इधर मूव करवाना चाहते हैं, यानी इस वैल्यू को 2.178 बनाना चाहते हैं, तो जैसे ही हम पॉइंट बैकवर्ड मूव करवाते हैं यहाँ पे हमारी वैल्यू एक ऐड हो जाती है, तो v2 डैश की वैल्यू हमें इस फॉर्म में मिल जाएगी। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3.7। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 3.8 एंड द स्टेटमेंट इज अ ट्रक वेट 25,000 किलोग्राम एंड मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स विद अ स्टेशनरी कार weighing 1000 किलोग्राम। द ट्रक एंड द कार मूव टुगेदर आफ्टर द इम्पैक्ट, कैलकुलेट देयर कॉमन वेलोसिटी। ठीक है, सिंपली हमें क्या कहा गया कि एक जो है वो हमारे पास ट्रक है, ट्रक की जो है ट्रक मूव कर रहा है एक वेलोसिटी के साथ और उसका मास है वो कोलाइड करता है एक कार के साथ। उसके बाद जो है वो क्या होता है, कार की भी जो है वो कुछ ना कुछ मास हमें यहाँ पे गिवन है। इन दोनों की जब आपस में जो है वो कोलिजन होती है, टकराव होता है, इम्पैक्ट होता है, तो उसके बाद ये दोनों जो हैं, ये स्टार्टिंग में जो हमारा ट्रक था उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी कार की, लेकिन जो ट्रक था उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है। लेकिन टकराने के बाद ये दोनों एक कॉमन वेलोसिटी v से मूव करना शुरू हो गए और वो हमें जो है वो यहाँ पे डिटरमिन करनी है। तो स्टार्ट करते हैं गिवन डेटा के साथ। यहाँ पे फर्स्ट जो हमें मास ऑफ ट्रक गिवन है, ट्रक का मास m1 हमें जो है वो गिवन है कितना 25,000 kg। सेकेंडली हमें मास ऑफ कार गिवन है डेट इज m2 और वो है 1000 kg। फिर हमें वेलोसिटी ऑफ ट्रक गिवन है, इसको हम v1 कह लेते हैं, वो कितनी है 21 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी ऑफ कार, ये तमाम ये दोनों जो हैं ये बिफोर कोलिजन है, बिफोर कोलिजन। वेलोसिटी ऑफ कार जो है वो बिफोर कोलिजन 0 थी। उसके बाद हमें कॉमन वेलोसिटी फाइंड करनी है v1 डैश आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद की वेलोसिटी को हम v1 डैश और v2 डैश से फाइंड करते हैं, हमें कॉमन वेलोसिटी v फाइंड करनी है। ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से स्टार्ट करते हैं।
सिंपल जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वलेंट टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश, ये इक्वेशन है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करते हैं, यानी बिफोर कोलिजन, फॉर कोलिजन का जो मोमेंटम है उसे देखते हैं। इसको सॉल्व करें तो क्या आता है, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वलिंग टू m1 कितना है हमें 25,000 और साथ ही साथ v1 21 और यहाँ पे मास 2 हमें 1000 गिवन है, लेकिन v2 0 है तो ये टर्म 0 हो गई। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये kg में था और ये मीटर पर सेकंड में था, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो तकरीबन आ जाता है 552,500 किलोग्राम मीटर पर सेकंड की फॉर्म में। तो बिफोर कोलिजन हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया, ठीक है। अब आफ्टर कोलिजन का जो है वो रिज़ल्ट देखते हैं और फिर दोनों को कंप्यूट करेंगे। आफ्टर कोलिजन निकालें तो m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश, ये है। हमें कॉमन वेलोसिटी निकालनी है तो हम सिंपली क्या कर लेते हैं कि हम इसको जो है वो v1 डैश और v2 डैश को सिंपली हमने v से रिप्रेजेंट करना है, तो हम इसको यूँ लिख लेते हैं m1 v प्लस m2 v। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में हम इसको कॉमन निकालेंगे तो m1 प्लस m2 और v आ जाएगा। अब यहाँ पे m1 कितना है 25,000 और m2 है 1000, ठीक है। हमारे पास जो है वो m2 1000 के इक्वल है। इन दोनों को जो है वो हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3500 kgv। तो ये हमारे पास बिफोर कोलिजन का आंसर आ गया। अब दोनों को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जो है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं और फाइनल रिजल्ट निकाल लेते हैं। यहीं पे हम इसके स्टेप कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो हमारे पास रिजल्ट था वो ये था 5 kg मीटर पर सेकेंड, और इसका जो रिजल्ट है वो आया है 3500 kgv। v की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और इसे फाइंड करने के लिए हम आगे प्रोसीड करते हैं। v अगर हमें यहाँ से निकालना है कॉमन वेलोसिटी तो ये टर्म वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगी, यानी 5 to 500 kg मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 3500 kgs। तो वेलोसिटी हमारे पास आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वैल्यू जो आती है वो है 15 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है कि जैसे ही एक कार जो कि स्टेशनरी थी इनिशियली उससे जाके टकराएगा, टकराने के बाद दोनों जिस कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे वो कितनी होगी हमारे पास 15 मीटर पर सेकेंड के इक्वल आ जाएगी। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3.8। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3.9। द स्टेटमेंट इज टू ब्लॉक ऑफ द masses 2.0 kg and 0.5 kg are attached to the two ends of the compressed spring. The elastic potential energy stored in the spring is 10 joule. Find the velocities of the block if the spring delivers its energy to the blocks when released. सिंपली हमें इस न्यूमेरिकल में क्या कहा गया है कि दो masses थे हमारे पास m1 एंड m2। ये एक कंप्रेस स्प्रिंग के थ्रू जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच हुए थे, ठीक है। अब ये जो कंप्रेस स्प्रिंग था इसकी एनर्जी 10 जाउल थी जो कि पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में इसमें स्टोर हुई थी। अब अगर ये जो स्प्रिंग है वो रिलीज हो जाता है यानी अपने आप को फ्री कर देता है तो क्या होगा कि जो 10 जाउल एनर्जी है ये इन दोनों मैसेस को मिल जाएगी, और इनको मिलने के बाद क्या होगा आफ्टर द रिलीजिंग ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, जैसे ही स्प्रिंग अपनी एनर्जी इन दोनों मैसेस को देगा तो ये दोनों मैसेस किसी खास वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देंगे, ये v1 वेलोसिटी से और ये v2 वेलोसिटी से। v1 एंड v2 इनकी फाइनल वेलोसिटीज़ हैं, जबकि इनकी जो मास 1 की इनिशियल वेलोसिटी वो भी 0 थी और मास 2 की इनिशियल वेलोसिटी वो भी 0 के इक्वल थी। तो स्टार्ट करते हैं, हमें इन दोनों वेलोसिटीज़ को जो है वो सिंपली डिटरमिन करना है। गिवन डाटा से जो है वो इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले मास जो है वो हमारे पास मास ऑफ ब्लॉक 1, ठीक है, मास 1 हमें गिवन है कितना 2 kg। नेक्स्ट मास ऑफ ब्लॉक 2 जो है वो m2 गिवन है और उसकी वैल्यू है 0.5
5 kg और पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर हुई है वो है 10 जूल्स के इक्विवेलेंट। फाइंड क्या करना है हमें? फाइंड करना है हमें वेलोसिटी v1 को और v2 को। ये होंगी वेलोसिटीज़ जो हैं वो हमारी तब जब हमारा जो स्प्रिंग है वो रिलीज़ हो जाएगा। रिलीज्ड स्प्रिंग की जो है उसके बाद मैसेज की ये वेलोसिटीज़ हैं, ये हमें जो है वो डिटरमिन करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। सबसे पहले चीज़ ये है कि जैसे ही एक स्प्रिंग जो है वो रिलीज़ हो रहा है तो वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी मैसेज को प्रोवाइड कर रहा है। इसका मतलब है कि जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी वो उसमें लॉस प्रोड्यूस हो रहा है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आ रहा है इसका मतलब है ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में, और दो मैसेज हैं तो दो मैसेज की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, यानी m1v1 स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर। तो ये हमने यहाँ से रिलेशन जो है वो निकाल लिया। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आ रहा है उसकी वैल्यू हमें 10 गिवन है, 1/2 एज इट इज। m1 की वैल्यू जो है वो 2 है। ठीक है, नेक्स्ट v1 स्क्वायर की वैल्यू जो है वो अगर हम देखें तो उसको हम एज इट इज लिखेंगे प्लस 1/2। m2 की वैल्यू जो है वो हमें 0.5 गिवन है और v2 स्क्वायर एज इट इज़। ये तो 2 यहाँ दोनों में कॉमन है, इसको वहाँ मल्टीप्लाई करें तो 20 और यहाँ पे 2v1 स्क्वायर प्लस 0.5 v2 स्क्वायर। ये हमने एक इक्वेशन जो है वो यहाँ से डिटरमिन कर ली। इस इक्वेशन को हम जो है वो बाद में यूज़ करते हैं और इसको स्टार्टिंग में लिख लेते हैं। 20 इज इक्वलेंट टू 2v1 स्क्वायर प्लस 0.5 v2 स्क्वायर। अब ये इक्वेशन इसको मज़ीद हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे v1 भी नहीं नॉन और v2 भी नहीं नॉन, तो किसी एक वेरिएबल को नॉन होना ज़रूरी है तभी हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम थोड़ा सा स्टेप जो है वो मज़ीद चेंज करके एक नया फार्मूला यूज़ करते हैं यहाँ पे, और वो फार्मूला हम यूज़ करते हैं अगेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो m1vi प्लस m2vi इज इक्वलेंट टू m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, 1 और इसको 2 कह लेते हैं। अब स्टार्टिंग में हमने कहा था कि जब जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस था तो जो मैसेज थे वो रेस्ट पे थे। इसका मतलब है उनकी इनिशियल वेलोसिटीज़ vi1 भी 0 है और vi2 भी 0 है। तो ये वाला जो पार्ट है बिफोर कोलिजन पार्ट या बिफोर जो है वो रिलीजिंग पार्ट, ये किसके इक्वल है? हमारे पास 0 के इक्वल है। तो इक्वेशन क्या बच गई? m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वलिंग टू 0 के इक्वल हमें जो है वो रिजल्ट मिल गया। अब यहाँ पे अगर हम वैल्यूज पुट करें तो मास 1 2 था 2v1 और ये 0.5 था v2 इज इक्वलिंग टू 0। एक टर्म को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो 2v1 इज इक्वलिंग टू माइनस 0.5 v2, ये आ गया। यहाँ से अगर जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू किसी की, तो हम सपोज कर लेते हैं v2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। v2 की वैल्यू निकालने के लिए इस टर्म को वहाँ डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? -2 0.5 इंटू v। 0.5 को 5 बनाने के लिए यहाँ से 0.10 आ जाएगा और 10 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब -20/10 इंटू v1। इसको कैंसिल करेंगे तो सिंपली v2 हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है? हमारे पास जो है वो v2 यहाँ पे 5 था, सॉरी, v2 इक्वल आ जाता है -4v1 के। ठीक है, ये हमारे पास एक जो है वो रिजल्ट आया। अब इस रिजल्ट को हम यूज़ कर सकते हैं ऊपर लिखी हुई इक्वेशन के अंदर। ठीक है, यहीं पे हम जो इसे सॉल्व करते हैं। ऊपर इक्वेशन जो थी 20 एज इट इज़ 2v1 स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 0.5 v2 की जगह हम पुट कर रहे हैं क्या? -4 v1 स्क्वायर, इस तरह से। तो इक्वेशन हो जाएगी प्लस यहाँ पे -0.5 इंटू जो है यहाँ पे 16v1 स्क्वायर आ जाएगा और 20 एज इट इज़। मज़ीद इसको जो है वो हम सॉल्व करें तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आंसर आता है 8v1 स्क्वायर 2v1 स्क्वायर इज इक्वलेंट टू 20। इनको कंबाइन करें तो ये हो जाएगा 10v1 स्क्वायर 20 और इसको वहाँ ले जाएं तो डिवाइड करने पे 20 डिवाइडेड बाय 10 2 आ गया। ठीक है, हमारे पास सिंपली आंसर। उसके बाद 2 का जब हम अंडर रूट लेंगे तो आंसर आएगा v1 का 1.414 मीटर पर
सेकेंड। v1 की वैल्यू आ गई, अब हमें सिंपली v2 की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए हम यही रिलेशन यहाँ से यूज़ करते हैं और वैल्यू को जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं v2 की वैल्यू। v2 का रिलेशन था -4v1, तो -4v1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 1.41। इनको मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आता है वो आता है अप्रॉक्सीमेटली -5.64 मीटर पर सेकेंड। तो हमने v1 भी फाइंड कर लिया और v2 भी फाइंड कर लिया। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3.9। 3.10 है हमारे पास स्टेटमेंट, अ फुटबॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल टू थ्रो अ 40 मीटर पास, व्हाट मस्ट बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। ठीक है, सिंपली क्या कहा गया है कि एक फुटबॉल था जिसको इनिशियल वेलोसिटी से किसी से फेंका गया, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमें वैसे डिटरमिन करनी है। जिस एंगल के साथ फेंका गया वो एंगल है 30 डिग्रीज, ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ, और जो हमारे बॉल ने रेंज कवर किया है, पास कवर किया है, वो रेंज है तकरीबन कितनी, हमें जो है वो गिवन है 40 मीटर्स की। जी की वैल्यू हमें पता है क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें फाइंड करनी है इनिशियल वेलोसिटी। इसके लिए हम सबसे पहले डेटा लिख लेते हैं। एंगल थीटा 30 डिग्री है, रेंज हमारे पास 40 मीटर्स है, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इनिशियल वेलोसिटी हमें डिटरमिन करनी है। फॉर्मूला यूज़ करते हैं रेंज का, vi स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला था। वी इनिशियल फाइंड करना है तो फॉर्मूला को अरेंज कर लेते हैं स्टार्ट में, r मल्टीप्लाई बाय जी एंड डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा। r की वैल्यू 40, g 9.8, साइन 2 इंटू 30। इसको मज़ीद यहाँ पे लिखें तो वी आई स्क्वायर किसके इक्वल आएगा 40 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 60 डिग्री। 40 इंटू 9.8 करें तो हमारे पास आता है 392 और साइन 60 होता है 0.866। इनको जो है वो अगर हम इनका अंडर रूट निकाल लें तो अंडर रूट निकालने से इसको डिवाइड भी करें और अंडर रूट निकालें तो इनिशियल वेलोसिटी जो हमारे पास रिजल्ट में आएगी वो आ जाती है 21.3 मीटर पर सेकेंड के फॉर्म में। तो ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी जिसके साथ हमने इस बॉल को थ्रो करवाया।